गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये अभिव्यक्ति माध्यम का आपका थर्ड वीडियो। इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था विशेष रिपोर्ट क्या होती है। रिपोर्ट को लिखते समय किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो देखो बेटा, विशेष रिपोर्ट में आपके क्या क्या विषय आ जाते हैं वो देखिए बेटा। राजनीति, खेल, कारोबार, फिल्म, अपराध, इन विषयों पर जब लेख किया जाता है, जब लेखन किया जाता है तो वे विषय हमारे खास हो जाते हैं। ठीक है। और इसके लिए समाचार संस्थानों व प्रकाशन संस्थानों में डेस्क होते हैं जिन पर विशेषज्ञ उपसंपादक कार्य करते हैं। तो हमारी ये जो रिपोर्ट होती है बेटा, विशेष रिपोर्ट, ये हमारी 4 प्रकार की होती है। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। आपको पता है एक पत्रकार को ऑलराउंडर होना चाहिए। उसे सभी विषयों का सामान्य ज्ञान अवश्य हो, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो उन्हीं विशेष क्षेत्रों से जुड़ी है ये विशेष रिपोर्ट। तो खोजी रिपोर्ट, सबसे पहले खोजी रिपोर्ट बेटा, इसमें रिपोर्टर मौलिक शोध व छानबीन के जरिए ऐसी सूचना या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थे। इसका प्रयोग आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ऐसी कुछ समस्याएं, ऐसे मुद्दे, ऐसी घटनाएं जिनके लिए आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं हैं, कोई तथ्य नहीं है, आप चाहते हैं कि वो घटनाएं बार बार आपके समाज में ना हो, वो मुद्दे बार बार आपके सामने ना आए, तो उसके आधार पर, जैसे भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनियमितता, ठीक है, तो इनके लिए फैक्ट्स इकट्ठे करना और फिर एक रिपोर्ट तैयार करना खोजी रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है, खोजी रिपोर्ट के बाद इस डेप्थ रिपोर्ट की बारी आती है। यानी कि खोजी रिपोर्ट के दौरान आपने सारे फैक्ट कलेक्ट कर लिए हैं, आपके पास सारे के सारे फैक्ट्स आ गए हैं। अब उनकी सच्चाई की तह तक जाना, गहराई तक जाना, फिर अपनी एक विशेष रिपोर्ट तैयार करना इन डेप्थ रिपोर्ट का काम है। यानी कि इसमें सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और छानबीन के आधार पर ही किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को भी सामने लाया जाता है। तो देखो बेटा, विशेष रिपोर्ट की 2 प्रकार और अन्य 2 प्रकार देखिए बेटा, एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और फिर विवरणात्मक रिपोर्ट। तो यानी कि अब एक एग्जाम्पल देख लो बेटा, मैंने इसमें एक एग्जाम्पल डाला है आपके लिए कि आपको पता लग जाए कि विशेष रिपोर्ट आपको कैसे लिखनी है या कैसे लिखी जाती है, या उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कैसे वो रिपोर्ट आगे बढ़ती है और कैसे समापन की ओर बढ़ती है। तो इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि इनमें इस मुद्दे को उठाया गया है और किस तरीके से उठाया गया है। अब है बेटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या होती है बेटा, इसमें किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर जोर दिया जाता है। यानी कि आपके सामने रिपोर्ट तैयार हो गई है, रिपोर्ट आ गई है, पर उसको व्याख्यायित रूप में आपको प्रस्तुत करना है। तो यानी कि ये कौन सी रिपोर्ट का काम है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। और विवरणात्मक रिपोर्ट के अंतर्गत किसी समस्या या घटना का विस्तृत और बारीकी विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है बेटा। विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक में आपको डिफरेंस पता चल गया। विश्लेषणात्मक में उसकी व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है किसी घटना या मुद्दे या समस्या का, और विवरणात्मक रिपोर्ट में उसका विस्तृत यानी डिटेल में और बारीकी से वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। फिर आया बेटा आपका पत्रकारिता, यानी कि चौथा स्तंभ माना जाता है ये आपके, ठीक है, इस जगत में संसार जगत में चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकारिता। पत्रकारीय लेखन क्या होता है, अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तक सूचनाएं देने के लिए लेखन के विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। यानी कि जो
विशेष लेखक होते हैं जो किसी खेल जगत से जुड़े होते हैं, अपराध जगत से जुड़े होते हैं, अपराध जगत जिसका मेन डेस्क बन जाता है, यानी कि सिनेमा जगत से जुड़े रहते हैं, कृषि जगत से जुड़े रहते हैं, राजनीति जगत से जुड़े रहते हैं, तो उनका काम हो जाता है कि उस विषय से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी जानकारियां हैं, वो कलेक्ट कर कर आपको देनी है, और विभिन्न माध्यमों का वो प्रयोग करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पत्रकारीय लेखन। अब पत्रकारिता के आपके सामने प्रकार कौन कौन सी पत्रकारिताएं होती हैं। सबसे पहले आती है आपके सामने खोजी पत्रकारिता। खोजी पत्रकारिता जैसे बेटा नाम से ही स्पष्ट है कि खोज करना, किस चीज़ की खोज करना। ऐसे कौन से विषय हैं समाज में, ऐसी कौन सी घटनाएं व मुद्दे और समस्याएं हैं जिनके बारे में खोज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको पता ही है बेटा, भ्रष्टाचार आप देखते हो बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। इसके ऊपर ऐसे लिखने के लिए भी आता है आपको। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अनियमितताएं की जो समाज को किसी ठीक है गलत दिशा की ओर ले जा रही हैं, कुछ गड़बड़ियाँ समाज में हो रही हैं, तो उनकी गहराई से छानबीन करके सामने लाना, ठीक है, उसके तथ्यों को सामने लाना, सच्चाई को सामने लाना खोजी पत्रकारिता का ही काम है। खोजी पत्रकारिता का एक अन्य रूप है बेटा स्टिंग ऑपरेशन। हर बार एग्जाम से पूछा जाता है बेटा 1 नंबर के क्वेश्चन में, स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? तो आपको बताना है खोजी पत्रकारिता का रूप है। उसके बाद बेटा अब आया इन डेप्थ रिपोर्ट, ओ सॉरी, वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग जैसे बेटा नाम से ही स्पष्ट है, डॉग का क्या काम होता है? घर की रखवाली करना, घर में किसी अनजान व्यक्तियों को ना घुसने देना। तो ये पत्रकारिता भी सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है, नज़र कैड़ी नज़र रखती है कि सरकार कोई गलत काम ना कर पाए जो जनता के लिए गलत हो या जनता के विरुद्ध हो। तो उसकी कामकाज पर निगरानी रखना इस पत्रकारिता का काम है। यानी कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना है। परंपरागत रूप से इसे ही वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। शॉर्ट में बोले तो सरकार के कामकाज पर निगाह रखना वॉचडॉग पत्रकारिता का काम। खोजी पत्रकारिता आपको समझ में आ गई, वॉचडॉग पत्रकारिता आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं बेटा एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता, इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। कितने बार आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पक्षधर पत्रकारिता किस पत्रकारिता का अन्य नाम है? तो आपको पता होना चाहिए एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेट का क्या काम होता है आपको पता है? एडवोकेट का काम होता है कि किसी अपने मुवक्किल को न्याय दिलवाना, यानी कि उस से संबंधित सारे फैक्ट्स कलेक्ट करके जज के सामने रखना और उसको न्याय दिलवाना। तो यानी कि ये पत्रकारिता भी यदि हमारे समाज में यदि हमारे निकट में कोई घटना घटित हुई है जिसके विषय में लोग मत नहीं बन पा रहा है, जनमत नहीं बन पा रहा है, तो उसको उम, उस दिशा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, उसके लिए एक जनमत निर्माण वो करती है। तो देखो बेटा इसे पक्षधारिता पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं, एडवोकेसी पत्रकारिता भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले चला था जेसिका लाल हत्याकांड, ठीक है? तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेटा आपको एग्जाम्पल के तौर पर आप ये न्यूज़ में आप सुनते ही हैं, रोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे कि जनमत का निर्माण करने के काम आती है पीत पत्रकारिता। अब पीत पत्रकारिता क्या होती है? पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहें आती हैं और आरोपों प्रत्यारोपों सामने आते हैं। प्रेम संबंधों आदि से संबंधित जो सनसनीखेज खबर आपके सामने हर टाइम टीवी पर उपलब्ध रहते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पीत पत्रकारिता। पत्रकारिता के अन्य प्रकार भी हैं बेटा, जैसे कि पेज 3 पत्रकारिता और है वैकल्पिक पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है? ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीर की पार्टियां, महफिलें और जाने माने लोगों का निजी जीवन के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है? तो पेज पत्रकारिता भी कितनी बार आपको एग्ज़ाम से पूछी जाती है, उसका क्या काम है? वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या होती है?
जो मीडिया स्थापित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा होती है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलना मीडिया की मुख्यधारा की जो मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के इस निश्चित दायरे में ही काम करती है। इस तरीके की जो मीडिया होती है उसका स्वामित्व कितनी बार एक विकल्प के रूप में सामने लाना कि जो मुद्दे घटनाएं समस्याएं चल रही हैं उसके अलावा कोई और विकल्प सामने लाना इस पत्रकारिता का काम होता है। और यह मुनाफे के लिए ही काम करती है और उसका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से ही आता है। तो यानी कि एक विकल्प के रूप में सामने आना इस पत्रकारिता का काम है। और आगे बेटा संपादक क्या होता है। देखो बेटा, समाचार पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जानकारी देने का, सूचना देने का, शिक्षित करने का, मनोरंजित करने का, जो सिर्फ साक्षरों के लिए ही महत्वपूर्ण माना जाता है। निरक्षरों के लिए तो इस माध्यम का कोई उपयुक्त लाभ नहीं है। तो संपादक का क्या कार्य होता है बेटा, समाचार पत्र में जो भी घटनाएं, मुद्दे और समस्याएं उठाई गई हैं, उठाई जा रही हैं, उनको देखना, उनकी जांच पड़ताल करना, उन्हें समाचार पत्र में उपयुक्त स्थान देना, जितनी शब्द सीमा की ज़रूरत है उसको उतना स्पेस देना। ठीक है, सभी घटनाएं, मुद्दे व समस्याएं संपादक की मर्जी से ही आते हैं, उन्हें उनकी मर्जी से ही समाचार पत्र में स्थान मिलता है। तो यानी कि संपादक का कार्य क्या हो गया बेटा, द्वारपाल का काम करना। ठीक है, जैसे द्वारपाल एक काम करता है, किसी अनजान व्यक्ति को अंदर वो नहीं घुसने देता है। ठीक है, सबको सरसरी निगाह से देकर उसकी जांच पड़ताल करता है। तो ये संपादक भी समाचार पत्र में द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। फिर आया बेटा संपादकीय पृष्ठ। संपादकीय पृष्ठ क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है, इम्पॉर्टेंट पेज है। इस पृष्ठ पर अखबार की विभिन्न घटनाएं, जो समाचार हैं पर अपनी राय रखता है। इस पृष्ठ पर सारी घटनाओं के विषय में, यानी कि जो मुद्दे और घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, उन पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, उसे संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के महत्वपूर्ण मुद्दे भी पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। समाचार पत्र उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि यही वो एक ऐसा पृष्ठ है जहाँ पर पाठकों की राय को, उनके विचारों को स्थान मिलता है। और संपादकीय पृष्ठ को अखबार की आवाज़ माना जाता है। एक नंबर में आपको पूछ लिया जाता है कि अखबार की आवाज़ किसे माना जाता है, तो संपादकीय पृष्ठ को अखबार की आवाज़ माना जाता है। ठीक है, एक यही वो पृष्ठ है जहाँ पर सभी लोग या विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो अपने लेख भी प्रस्तुत कर सकते हैं, विचार प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद आया बेटा बीट। अब बीट क्या होता है बेटा, देखिए स्कूल्स में भी आपके जो है वो बहुत तरह के कंपटीशन्स होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन और बहुत सारे और भी कंपटीशन हैं, जैसे पोएम कंपटीशन। तो उसमें वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी उनमें रुचि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बीट होता है बेटा, रिपोर्टर जो भी होता है, जिनका काम होता है आप तक खबरें पहुँचाना, तो उनको वही काम दिया जाता है जो उनकी रुचि के अनुकूल होता है। तो यानी कि रिपोर्टर के बीच काम का विभाजन जब उनकी रुचि के आधार पर किया जाता है तो उसे बीट कहा जाता है। और डेस्क क्या होता है बेटा, जैसे स्कूल में आपके लिए डेस्क होते हैं, जिनके ऊपर आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, अपने काम करते हैं, उसी तरह इस पत्रकारिता के जगत पे भी डेस्क हर लोगों के लिए, विषय विशेषज्ञों के लिए डेस्क निर्धारित होते हैं। कैसे, देखो बेटा, क्योंकि जिस डेस्क पे वही लोग बैठते हैं जो कि वो डेस्क उस विषय से रिलेटेड होता है। जैसे खेल जगत का अपना डेस्क होता है, राजनीति जगत का अपना डेस्क होता है, अपराध जगत का अपना एक अलग डेस्क होता है, सिनेमा जगत का अपना एक अलग डेस्क होता है। तो उस डेस्क से, उसी विषय से जानकारी हमें कलेक्ट करनी होती है, कलेक्ट की जाती है, क्योंकि उसी डेस्क पर वही लोग बैठते हैं जो उस विषय में पूरे विशेषज्ञ हैं, पूरे समर्थ हैं। ठीक है, तो डेस्क क्या होता है बेटा, समाचार पत्र और टीवी पे अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को हम डेस्क कहते हैं।
रिपोर्टर के बीच काम का विभाजन उनकी रुचि के आधार पर करना, बीट। और समाचार पत्र और टीवी में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को हम डेस्क कहते हैं। इसके बाद बेटा आया स्तंभ लेखन, एक प्रकार का विचारात्मक लेखन। ऐसे लेखक जो एक खास शैली के लिए जाने जाते हैं। स्तंभ लेखन में लेखक को विषय को चुनने और अपने विचार को प्रस्तुत करने की आज़ादी होती है। ये विचार परक लेखन का ही एक रूप है। स्तंभ लेखन लेखक विशेष का लेखन होता है। लेखक विशेष की लोकप्रियता को देखते हुए पत्र पत्रिकाएं ऐसे लेखकों से स्तंभ लेखन कराती है जो उस विषय में जिनकी महारत हासिल है। जिस शैली में वो लिखते हैं उसी शैली में यदि वो कुछ सूचनाएं, कुछ जानकारियां पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें उस शैली के स्तंभ के लेखकों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे नई दुनिया समाचार पत्र की रविवार को प्रकाशित होने वाली पत्रिका में विष्णु नागर स्तंभ लेखन करते हैं। इसमें लेखक को विषय को चुनने और अपने विचार को अपने ढंग से प्रस्तुत करने की आज़ादी होती है। ये लेखक पहले से ही स्थापित होते हैं। नए लेखकों को स्तंभ लेखन के अवसर कम ही मिलते हैं। ठीक है बेटा, तब समझ में आ गया आपको स्तंभ लेखन क्या होता है। अब फिर संपादक के नाम पत्र क्या होता है। संपादकीय पृष्ठ अभी मैंने आपको बताया। इसी पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र भी प्रकाशित होते हैं। जैसे आपको बेटा कितनी बार एग्जाम्स में नहीं आता है कि आप संपादक के नाम पर पत्र लिखिए। यदि आपके समाज में, आपके निकट में, आपकी थोड़ी सी दूरी पर, आपके मोहल्ले में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे जो आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए, तो आप संपादक के नाम पर एक पत्र लिखिए। तो वो जो पत्र हैं वो इसी पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। और यही एक ऐसा पृष्ठ है जो पाठकों के विचारों को स्थान देता है, उनकी राय को स्थान देता है, उनके भावों को स्थान देता है। इसमें पाठकों को अपनी बात रखने के साथ साथ समाचार पत्र में प्रकाशित लेख आदि पर अपनी टीका टिप्पणी करने का अवसर भी प्राप्त होता है। और देखो बेटा, संपादकीय किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की राय या भाव या विचार न होकर सभी व्यक्तियों की राय और विचार होते हैं, तो उसे किसी के नाम के साथ प्रकाशित नहीं किया जाता, किसी के नाम के साथ नहीं छापा जाता। आगे बेटा एक 2-3 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है इसमें। सामान्य बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। देखो बेटा, विशेष लेखन में पत्रकार को विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए और रिपोर्टिंग विषय से संबंधित भाषा और शैली पर उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। इसमें विषय से जुड़ी हुई घटनाएं, मुद्दे और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग में। और सामान्य बीट रिपोर्टिंग में आपको सिर्फ विषय की ऊपरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में उसकी गहराई से जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और संवाददाता कौन होते हैं। बीट कवर करने वाला संवाददाता कहलाता है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला विशेष संवाददाता कहलाता है। विशेष लेखन ज़रूरी नहीं है कि विशेष संवाददाता ही करे। विशेष लेखन कोई भी कर सकता है, विशेष संवाददाता भी, पत्रकार भी और कोई लेखक भी, पर लेकिन विषय की गहन जानकारी, पर्याप्त जानकारी उसे होनी चाहिए। और स्तंभ लेखन करने वाले लेखक तो अक्सर विषय के विशेषज्ञ होते ही हैं, इसलिए समाचार पत्र उनसे लेख लिखवाते भी हैं। तो आपको ये 2-3 क्वेश्चन मैंने इस अराउंड में बता दिए। रिपोर्टिंग, बीट रिपोर्टिंग, सामान्यकृत बीट रिपोर्टिंग, विशेषीकृत बीट रिपोर्टिंग, संवाददाता, विशेष संवाददाता किन्हें कहते हैं। लेकिन विषय जो विशेष के लिए लेखन कर रहे हैं उन्हें उस क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली से भी अवेयर होना चाहिए। यानी जैसे खेल जगत के लिए कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, कोई लेख लिख रहे हैं, तो उन्हें खेल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से परिचित होना पड़ेगा। जैसे शॉर्ट लेग, लॉन्ग लेग, सिली पॉइंट, स्लिप, ओवर, रन जैसे शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और यदि
शेयर बाज़ार के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, व्यापार और कारोबार की रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं, तो उसमें तेजड़िए, मंदड़िए, मुद्रास्फीति, आवक, निवेश, आयात, निर्यात जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। उनकी जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विषय विशेष का जो लेखन करता है और पाठक जब उसको पढ़ता है तो वो एक सरसरी निगाह से उसको पढ़ डालता है, क्योंकि इन सभी शब्दों से, इन सभी अ, अ, वाक्यों से वो परिचित होता है। ठीक है। और मौसम विज्ञान की खबरों का यदि आपको लेखन करना है तो आर्द्रता, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान, वर्षा, गर्मी, ठंड जैसे शब्दों को प्रयुक्त उसमें करना चाहिए। तो इसलिए इन प्रश्नों को सभी लोग नहीं पढ़ते, यदि पढ़ते हैं तो सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। और इनके अलावा जो विषय विशेष के जो लेखन में और जो और भी क्षेत्र हैं, वो फैशन, कानून, अपराध, रक्षा, पर्यावरण, ये क्षेत्र भी इनमें शामिल किए जाते हैं। और आजकल इन्हीं क्षेत्रों पर हो रहे लेखन को समाचार पत्रों में अधिक स्थान दिया जा रहा है। ठीक है। तो यानी कि अगर आपको विषय विशेष पर लेखन करना है तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है। तो उस विशेष लेखन में आपकी रुचि हो, विषय का सामान्य ज्ञान तो आपके पास हो ही, पर विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप उस विषय से जुड़े समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें को आदि पढ़ें और इंटरनेट को खंगालें, ताकि नवीन से नवीन सामग्री आपके पास हो। क्लिपिंग फाइल बनानी चाहिए जिसमें समाचारों और लेखों की कतरनें हो। ठीक है। लाइब्रेरी जाकर भी अध्ययन करना चाहिए और विषय विशेषज्ञों से निरंतर संपर्क में भी रहना चाहिए। उनके नाम, पता और टेलीफोन नंबर भी आपके पास होने चाहिए। वास्तव में ये विशेषज्ञता आपको एकदम से और तुरंत नहीं आ जाएगी। इसके लिए आपको निरंतर जागरूक और सक्रिय रहना होगा। ठीक है बेटा। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि विशेष, जैसे कि अब आप इस वीडियो के आधार पर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाएं तो उसके आंसर करने में आप कोई भी दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। जैसे कि विशेष लेखन क्या है, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, विशेष लेखन के लिए लेखक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और किसी विषय पर आपको अपने शब्दों में कोई आलेख लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे फिल्मों में हिंसा, एड्स, सचिन तेंदुलकर, खेलगांव प्लस पोलियो अभियान, कुछ भी ऐसे कोई भी विषय उठा लीजिए, उस पर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता लग जाएगा बेटा कि आप कितनी जानकारी एकत्रित कर पाते हैं और कितनी आपकी एक रिपोर्ट और लेख जो है वो अच्छे से तैयार हो पाता है। देखो बेटा, अब ये आपका वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन बेटा एक बात ध्यान में रखिए कि क्वेश्चंस के आंसर्स करते वक्त आपको ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद आंसर करने हैं। ये देखना है कि एग्ज़ामिनर हमसे क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है, उसके बाद ही उसका आंसर क्लिक करना है। क्योंकि 4 विकल्प जो ऑप्शंस आपके सामने होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि कई बार आपको लगता है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपको एक गूगल फॉर्म पे एक टेस्ट मिलेगा, वो आपको करना है बच्चे। और मेरी जो 3 वीडियो इस अभिव्यक्ति माध्यम के दौरान आई हैं, अभिव्यक्ति माध्यम का, उसमें मैंने लगभग 3 चैप्टर्स का पूरा सार इंक्लूड कर दिया है। उसे आपको बारीकी से देखना है। जो वर्बली मैंने बोला है उसको भी ध्यान में रखना है, जो स्लाइड्स में आया है उसको भी ध्यान में रखना है। उसी के बिहाफ पे आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। और ठीक है बेटा। तो अब आपको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स बिल्कुल आपके नज़दीक हैं, बिल्कुल ही आने वाले हैं। 2-3 महीने का ही गैप रह गया है बस। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से स्टार्ट रखिए कि आपको एग्ज़ाम्स करने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है बेटा। अब भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ चलते रहेंगे तो एग्ज़ाम्स आपके बहुत अच्छे होंगे। तो इसमें आपकी जो 10 नंबर की अभिव्यक्ति माध्यम कवर होती है वो मैंने लगभग अप्रॉक्सीमेटली कवर करा दी है। और इसके बाद जो आपके कुछ टॉपिक बचते हैं, नाटक, कहानी, कविता इत्यादि, उसको लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने ले आऊँगी। और इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन 3 वीडियो के दौरान भी रह गए हैं जो मुझे लगता है आ सकते हैं। ठीक है। तो वो भी मैं एक वीडियो में और कवर कर दूँगी। चलिए बेटा, अब
विदा लेते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर इस वीडियो के बारे में आपको मुझे कोई कमेंट देना है, कोई सजेशंस देना है, कुछ अपनी आप राय मुझे देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।